बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, कैसे हैं आप लोग ये बताइए। सर्दी एंजॉय कर रहे हो? मस्त हो, क्या बात है, क्या बात है। तो भैया, जेई मेंस की डेट्स आ गई हैं। खैर आपके लिए नहीं है, बट आप देखिए जेई मेंस का इस बार जो बच्चे देंगे उनको एडवांटेज है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 बार जेई मेंस होगा और दूसरा 90 में से 75 क्वेश्चंस उनको करने की चॉइसेस रहेंगी। ठीक है, पूरे 90 नहीं करने हैं। तो क्या मजेदार बात है। बट बट मुझे नहीं लगता कि 22 में ये सब चीजें होनी है। तब तक कोरोना जो है, मुझे लगता है उसका ट्रीटमेंट जिस तरीके से आ रहा है, वैक्सीनेशन पे जो बात चल रही है, काफी हद तक जो हमारे साइंटिस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो 22 में तो शायद ऑन टाइम होगी जेई मेंस, और जैसा होता आया है वैसा ही होगा। तो यार आप लोगों के लिए तो समय वैसा ही है जैसा पहले था। मतलब कोरोना है, अपनी जगह है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई तो उसी शिद्दत से करनी है, उसी मेहनत से आपको करनी है। आपके लिए टाइम बड़ा प्रीशियस है, राइट? टाइम खोने के लिए नहीं है बच्चों। हर साल हम लोग देखते हैं कि 10th से जब 11th में आते हैं तो 10th और 11th में एकदम से चेंज होता है। एकदम से चेंज मतलब 10th तक का माइंडसेट अलग होता है, 11th ऑनवर्ड्स पढ़ाई थोड़ी सी अलग हो जाती है। कंसेप्ट को समझना होता है, अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने में कई बार स्ट्रगल होता है, लेकिन देखा है कि कुछ बच्चे 1 डेढ़ महीने में, कुछ बच्चे 2 महीने 3 महीने में, लेकिन इस स्टेज तक आते आते लगभग सभी बच्चे इस पढ़ाई से अवगत हो जाते हैं। इस पढ़ाई के तरीके को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाती है कि ये पढ़ाई किस तरीके की होती है। और हम सभी टीचर्स को काफी लंबा एक्सपीरियंस है। आप किसी भी टीचर से पूछेंगे, सभी टीचर एक ही बात कहेंगे कि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बच्चे स्टार्टिंग में उतना अच्छे से कोप अप नहीं कर पाते, लेकिन 11th लास्ट होते होते एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और फिर बचा हुआ जो सिलेबस है 11th का, उसको अच्छे से करते हैं। जो बैकअप रह गया, जो पुराना उनका थोड़ा सा वीक रह गया, 11th का सिलेबस खत्म होने के बाद में उस पर काम करते हैं, और 12th में खूब अच्छी मेहनत करते हैं, और फाइनली 12th के साथ बढ़िया रैंक लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, हर एक के लिए वो कंफर्ट जोन अलग अलग टाइमिंग पर आता है, बट मुझे लगता है कि लगभग अब ये पढ़ाई सबको समझ में आ जाती है। बैकलॉग होता है, अच्छे से अच्छे बच्चों का इस वक्त बैकलॉग हो जाता है। शुरुआत में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती इस वजह से। ठीक है, लेकिन उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 11th का सिलेबस जैसे ही खत्म होता है, थोड़ा सा टाइम तुम लोगों को जो मिलेगा उसमें अपना 11th का जो बैकलॉग है उसको कंप्लीट करिएगा, राइट? लेकिन क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? अब ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये पढ़ाई होती कैसे है, ये आईआईटी की पढ़ाई कैसी है, ये अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं है, ये बताओ। हम्म। दूसरा बच्चों, एक बात बोलूं, जीवन में ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो 11th और 12th, ये पढ़ाई को आप एंजॉय करिए, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। और दूसरा, कुछ बनने का यही समय है यार। तो जी जान से अब जो बचा हुआ, अब जो हो गया, इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, मुझसे गलती हो गई तो हो गई, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अब भी अगर तुम डिसाइड कर लो कि यार आज से मैं डिसाइड करता हूं, अब से मैं डिसाइड करता हूं कि यार मैं अपनी पूरी जी जान से पढ़ाई करूंगा, और 11th में जितना समय बचा और 12th का पूरा समय मैं खूब पढ़ाई करूंगा, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं आप लोग बहुत अच्छी रैंक निकाल दोगे आईआईटी में भी। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या, अब बचा हुआ समय जो है वो खोने के लिए नहीं है। आपको खूब सारी मेहनत करनी चाहिए, राइट? सब्जेक्ट भी अब लोग अब समझ में आने लगे हैं। ऑफिस कब चालू होगा? ऑफलाइन कब चालू होगा, सॉरी ऑफिस बोल रहा हूं मैं। ऑफलाइन उम्मीद करते हैं जल्दी ही चालू हो। जैसे ही चालू होगा ग्रुप पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, चलो। दूसरा बच्चों, एक ही चीज हमेशा याद रखना, हर वो बच्चा सेलेक्ट होगा जो लास्ट तक हर दिन लगा रहेगा। गलतियां तो भी होंगी, हर दिन एक जैसा नहीं जाता। कभी पढ़ाई अच्छी होगी, कभी नहीं होगी, फ्लक्चुएशंस आएंगे, कभी टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी नीचे हो जाएंगे। ये सब तो लाइफ का पार्ट है, ये सब होता ही है। जब जब मार्क्स कम आए हमें संभलना होता है, फिर से मेहनत में जुटना होता है, अपनी गलतियों को, कमियों को पहचानना होता है, उस पर काम करना होता है। तो ये तो सीखने का प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा लगा रहेगा फाइनली वो सेलेक्ट होगा, राइट? कंसेप्ट कैसे भी हो, हर चीज जब पहली बार पढ़ी जाती है डिफिकल्ट होती है, जब रिवाइज करते हैं तो वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज डिफिकल्ट लगे तो समझ लेना ठीक है यार, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट लग रही है तो भी मैं इसको सीखूंगा, और फाइनली मैं इस पर मेहनत करके इस
पे कमांड में हासिल करूंगा ही। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी अमंग अराइलिक इंटरमीडिएट, यही टाइटल चल रहा था। अब सुनो, अराइलिक इंटरमीडिएट, मैंने तुम्हें कहा था यार अराइलिक इंटरमीडिएट्स क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। तो अराइलिक इंटरमीडिएट्स मतलब अराइलिक कार्बोकेटायन या अराइलिक रेडिकल या अराइलिक एनायन, इसका ये मतलब होता है कि बेंजीन पर जब भी कुछ कुछ होता है वो अराइलिक होता है। तो बेंजीन पर जब भी कुछ कुछ होता है अराइलिक होता है, मतलब बेंजीन पर पॉजिटिव, बेंजीन पर रेडिकल, बेंजीन पर नेगेटिव, दैट इज अराइलिक इंटरमीडिएट। अराइलिक इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कंपैरिजन में जो मेन कंसेप्ट है हमारा, वो मैंने कहा था कि जो भी सब्स्टिट्यूशन है उन सब्स्टिट्यूशन का हाइपर मत कंसिडर करना और रेजोनेंस मत कंसिडर करना, केवल इंडक्टिव लेना। ठीक है, तो आंसर्स तो आ जाएंगे, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, उस क्यों पर मैं बाद में आऊंगा। पहले तुम इसको अप्लाई करना सीखो। एक आध एग्जांपल मैंने बताया था, कुछ एग्जांपल्स हम और करेंगे, पहले आंसर्स आ जाएं क्वेश्चंस के, उसके बाद उस क्यों का मैं आंसर दूंगा, चलेगा। तो ये ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है बेटा, तो कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं, उनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करिएगा। एग्जांपल नंबर 1, आंसर भी दीजिए, नोट भी करिए। एग्जांपल नंबर 2, बताइए बच्चों क्या आंसर होगा इसका, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग बताना, सी बी ए, वेरी गुड वेरी गुड। सब्स्टिट्यूशन का केवल क्या लेना, इंडक्टिव लेना, ओनली इंडक्टिव, नो हाइपर नो रेजोनेंस, तो ओनली प्लस आई प्लस आई प्लस आई। और प्लस आई कैसा है, दोस्त आई, दोस्त पास चाहिए, इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसमें आंसर क्या होगा सेकंड वाले में, एबीसी डिक्रीजिंग, वेरी गुड, क्योंकि NO2 का माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, दुश्मन दूर चाहिए। ठीक है, चलो जैसे मान लो बेटा एनायन होता तो क्या करते, कार्बोकेटायन नहीं, मैं कार्बन आयन की बात कर रहा हूं, ये अराइलिक कार्बन आयन है तो क्या हो गया, अगर अराइलिक है तो भैया केवल इंडक्टिव कंसिडर करिएगा, NO2 Cl NO2 NO2 CH3। चलिए इन एनायंस में स्टेबिलिटी कंपेयर करिए, देखें एग्जांपल नंबर 3, दिस इज A B C D E F, डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए बेटा मुझे, प्रीवियस स्लाइड भी दिखा रहा हूं, आर्यन अभी बता रहा हूं बेटा। ये प्रीवियस स्लाइड, तो अराइलिक इंटरमीडिएट में सब्स्टिट्यूशन का केवल इंडक्टिव कंसिडर करिएगा। हाँ जी, देखिए NO2 का माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई प्लस आई, कुछ नहीं, राइट। अच्छा अब माइनस आई दोस्त, इंडक्टिव ही लगाना है तो माइनस आई दोस्त चाहिए और दोस्त पास चाहिए, तो डी सी, बी और ए में दोनों में डिस्टेंस सेम है तो क्या करें, ए, तो फिर दोस्त है तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो ए फिर बी। ठीक है, चलो अब दुश्मन नहीं चाहिए तो बेटर कौन होगा, एफ और फिर ई, दैट विल बी दी डिक्रीजिंग ऑर्डर। एनी डाउट, चलो अब आगे बढ़ता हूं।
तो अराइलिक इंटरमीडिएट को तुम्हें कंपेयर करना आ गया, क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो तुम लोग कर पाओगे, लेकिन उस क्यों का आंसर क्या है, उस क्यों का आंसर मैं बताता हूं। ऐसा क्या हो गया कि सब्स्टिट्यूशन का रेजोनेंस या हाइपर काम नहीं आया, केवल इंडक्टिव काम में ले रहे हैं, ऐसा क्यों? इस क्यों का आंसर आएगा ऑर्बिटल डायग्राम से। तो अराइलिक इंटरमीडिएट का मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये वाला जो कार्बोकेटायन है इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं और एक इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं बेटा, नॉन अराइलिक मतलब बेंजाइलिक, ठीक है। और सपोज यहां पर NH2 है, यहां पर भी NH2 है, तो दोनों के ऑर्बिटल डायग्राम में जब अंतर देखोगे तो तुरंत बात समझ में आ जाएगी। देखिए ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा, तो सिग्मा स्केलेटन बना देता हूं, ठीक। अच्छा, आपको अच्छे से पता है कि बेंजीन पर हर एक कार्बन पर p ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद में अराइलिक कार्बोकेटायन है तो sp2 वैकेंट है, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दिस इज वैकेंट, राइट। अच्छा, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो 2p में है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम, नाइट्रोजन में लोन पेयर 2p में, बेंजीन में 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो कार्बोकेटायन है इसमें 2p खाली, वैकेंट 2p। अब देखिए बेटा, जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होता है ना, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में इस कार्बोकेटायन वाली साइड पर 2p ऑर्बिटल खाली होता है, ये 2p ऑर्बिटल बेंजीन के p ऑर्बिटल के साथ में पैरेलल आ रहा है, तो आराम से लेटरल ओवरलैप होगा, आराम से लेटरल ओवरलैप होगा। तो ये लेटरल ओवरलैप, ये लेटरल ओवरलैप, ये ऐसे इसका भी p ऑर्बिटल्स के साथ कॉन्जुगेशन में लेटरल ओवरलैप। तो इसका जो लोन पेयर का इंपैक्ट आ रहा है, लोन पेयर इसको स्टेबलाइज कर रहा है, वो किसकी मदद से कर रहा है? इस पी सिस्टम की मदद से कर रहा है। कैसे कर रहा है कि भैया इसका पी और इसका पी ऑर्बिटल पैरेलल है, तो हम लोग इस तरीके से रेजोनेंस करवाते हैं, और फिर यहां पर प्लस आता है, फिर ये यहां प्लस आता है, फिर ये यहां प्लस आता है, जैसे यहां पर, फिर लोन पेयर यहां। तो ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है, ये पी ऑर्बिटल के पैरेलल आने की वजह से पूरा मामला चल रहा है, ठीक है। तो उसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, क्योंकि इसका p ऑर्बिटल इसके p के साथ में पैरेलल है, ठीक है। तो इसको ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई आराम से। लेकिन आप यहां देखिए, यहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो वैकेंट ऑर्बिटल sp2 है जो प्लेन के अंदर है, और इसमें और p सिस्टम में एंगल बता सकते हो कितने का है बेटा? अराइलिक में 90 का एंगल है। अब आप सोचो यार, 90 डिग्री का अगर एंगल है तो भैया 90 डिग्री के ऑर्बिटल में केमिकल बॉन्डिंग कहती है ओवरलैप होना नहीं है, कुछ नहीं। जो रेजोनेंस चल रहा है वो ये रहा भैया, ये रहा, ये देखो। अब ये तो मदद करने को तैयार है रेजोनेंस से, लेकिन वो रेजोनेंस से मदद करेगा तो किसके थ्रू करेगा? पी सिस्टम के थ्रू करेगा। बट ये पी सिस्टम और जो वैकेंट ऑर्बिटल उसमें 90 का एंगल है, तो भैया उस वैकेंट ऑर्बिटल में ओवरलैप हो ही नहीं सकता, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा ही नहीं सकती। क्या करें? इसका मतलब NH2 का रेजोनेंस का कोई मतलब ही नहीं है। सेम विद हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा तो सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, तो पी सिस्टम के थ्रू लगेगा, बट उस पी सिस्टम से इसका एंगल 90 का बन रहा है, ओवरलैप होना नहीं। दैट इज द रीजन कि अगर अराइलिक इंटरमीडिएट है तो वहां पर जो टारगेट ऑर्बिटल होता है, कार्बोकेटायन होगा तो वैकेंट sp2 होगा, कार्बन आयन होगा तो वहां पर sp2 में लोन पेयर होगा, तो जो टारगेट ऑर्बिटल है वो प्लेन के अंदर है, जो पी सिस्टम से 90 के एंगल पर है। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन के रेजोनेंस या हाइपर काम में नहीं आते, कंसिडर नहीं होते। इंडक्टिव क्यों कंसिडर होता है? क्योंकि इंडक्टिव तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू लगता है, तो इंडक्टिव तो काम आ जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव में तो क्या है ऐसा, तो इंडक्टिव तो काम आएगा। तो इंडक्टिव तो सिग्मा सिस्टम के थ्रू डिलोकलाइज, मतलब सिग्मा स्केलेटन के थ्रू लगता है, तो वो लग जाएगा। बट रेजोनेंस और हाइपर पी सिस्टम के थ्रू लगते हैं, टारगेट ऑर्बिटल पी सिस्टम 90 एंगल पर है, कुछ होना ही नहीं है। क्या बात समझ में आई? ठीक है बेटा, गुड। चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट, इसको कॉपी कर लो बेटा, जल्दी से कॉपी करो।
चलिए, आपने कॉपी कर लिया क्या? चलिए, अब आगे बढ़ने के पहले, इसके बाद में कार्बोनाइन पढ़ने के पहले हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आप सबको पता है कि एलन में 12th के एडमिशंस चालू हो गए हैं। 20 तारीख को आप लोगों का असेट है, ठीक है। आप लोग एलन परिवार के ही बच्चे हैं, तो आप लोगों के लिए असेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। आपको असेट में रजिस्ट्रेशन करना ही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार के लोगों ने अपने परिवार के इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर दिया होगा, ठीक है? कर दिया है ना? चलिए, तो आपने किया या नहीं इसकी जानकारी मुझे लेनी है। तो इसके लिए आपके ग्रुप पर दिग्विजय जी ने एक लिंक पोस्ट किया हुआ है, डॉक फाइल पोस्ट की हुई है। आप उसको ओपन करके उसमें यस और नो, आपने असेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया वो जानकारी उसमें भरेंगे। तो ये फटाफट अभी आपको करनी है। वो कौन सा है बेटा? तो मैं उसको दोबारा से रीपोस्ट कर देता हूं। मैं अभी रीपोस्ट कर ही रहा हूं, ठीक है। ये मैंने रीपोस्ट कर दिया, आप चेक करिए। हाँ, अब इसमें आप उसको ओपन करिए और ओपन करके उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, और उसके बाद में फिर एक यस नो आपको करना है। अगर आपने असेट के लिए रजिस्टर कर दिया है तो यस पे टिक करेंगे, अभी तक अगर नहीं किया तो आप नो पे टिक करेंगे। फटाफट आप करिए जल्दी से। तो मेरे कहने पे जो भी आपका स्टेटस है, आपने अभी तक असेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया, फटाफट ये जानकारी आप उसमें देंगे, ठीक है। M1 के ग्रुप पे तो मैंने कर दिया है। बेटा, जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया है उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना है। ये बस एक इंफॉर्मेशन मैं लेना चाह रहा हूं कि हम लोग लेना चाह रहे हैं कि कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है, कितने लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। बस इसके थ्रू कितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया, किन लोगों ने नहीं किया, बस वो जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। M2 पर पोस्ट, पीयूष जरा लिंक, M1 M2 दोनों पे वो अभी जस्ट रिसेंट पोस्ट किया है उस लिंक को। तो फटाफट आगे बढ़ने के पहले फटाफट वो काम कर दो। आपने रजिस्टर कर दिया है तो यस पे टिक कर दें, रजिस्टर नहीं किया है तो नो पे टिक कर दें फटाफट। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको दोबारा रजिस्टर नहीं करना है। ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तो बस ये है कि आपने रजिस्टर किया है नहीं उसकी जानकारी है, ठीक है। चलिए, फटाफट उसको ओपन करिए, आपका नाम, फॉर्म नंबर और फिर यस नो, रजिस्टर किया या नहीं उस पर आप क्लिक करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सर की बात मानेंगे और जैसा भी आपका स्टेटस है आप पॉजिटिवली उस पर क्लिक करेंगे। जो जो बच्चों ने वो फॉर्म भर दिया है फटाफट डन लिखते जाइए। यहां पर रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने नहीं किया वो आज लेक्चर के बाद कर देना, उसमें कोई चिंता नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तक नहीं किया है तो नो पे टिक कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दिया तो यस पे टिक कर दो। तो ये काम फटाफट कर दो यार, ताकि फिर अपना लेक्चर जल्दी से अपन स्टार्ट करें। जितने बच्चे मुझे यहां पर दिख रहे हैं सबकी जानकारी मुझे चाहिए। तो जो जो बच्चे फटाफट उस पे यस नो कर रहे हैं, कि जिन्होंने रजिस्टर कर दिया वो यस कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो नो कर रहे हैं, वो करके फटाफट यहां पर लिख दो कि सर मैंने ये काम कर दिया है। डन, जल्दी से फिर अपन एनआईएन स्टार्ट करेंगे। जितने भी बच्चे यहां पर हैं सभी लोग, राइट। लास्ट स्लाइड अभी मैं बता रहा हूं बेटा। डन डन डन। और आप इतने प्यारे बच्चे हो, सर की बात मानते हो, गुड। तो 1 मिनट का समय मैं और दे रहा हूं। जिन बच्चों ने अभी तक वो लिंक ओपन नहीं की है फटाफट लिंक ओपन करिए, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने असेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया या नहीं उसकी जानकारी उसमें भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन कर दिया तो यस, नहीं किया तो नो। और जो बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे अगले लेक्चर के पहले पहले वो सब रजिस्टर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो क्या मैं अब कार्बन स्टार्ट कर सकता हूं? सभी बच्चे एक बार रिप्लाई करिए अगर कर दिया हो बेटा तो।
और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, अगले लेक्चर के, मेरे अगले लेक्चर के पहले आपको असेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? चलो बेटा, एनआईएन, बच्चों मैं एनआईएन में भी पर्टिकुलर कार्ब एनायन पढ़ा रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, जीओसी में अपना बचा कितना, पहले अपन उसको देख लेते हैं। और जीओसी में क्वेश्चन आता है तो कहां से आता है? जितने तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, मेंस हो, एडवांस हो, तुम देखना पहली चॉइस जो बनती है वो बनती है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। जीओसी की जान है एसिडिटी बेसिसिटी, दूसरा एरोमेटिसिटी। ये तीन चीजें बड़ी जीओसी में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ये एसिडिटी नाम की चीज है ना बेटा, एसिडिटी नाम की चीज, ये एसिडिटी जो है वो कार्ब एनायन पर बेस्ड है। मतलब अगर तुम्हें कार्ब एनायन समझ में आ गया ना, तो एसिडिटी तुम्हें आधी से ज्यादा तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो दोनों इंटर रिलेटेड चलेगा, राइट? तो एनायन को, कार्ब एनायन को आप बहुत ध्यान से समझना। मैं एनायन टाइटल लिख रहा हूं बट शुरुआत करूंगा कार्ब एनायन से। भाई एनायन तो कोई भी हो सकता है ना, एफ नेगेटिव भी एनायन है, सीएल नेगेटिव भी एनायन है, सीएस3 नेगेटिव भी एनायन है। कार्ब एनायन मतलब कार्बन पर नेगेटिव। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे कार्बन पे नेगेटिव की, फिर दूसरे एनायंस की हम लोग बात करेंगे। तो एनायन टाइटल लिखा है बट एक सब टाइटल में डाल रहा हूं कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। तो इसको बड़ा ध्यान से समझना बच्चा, ये समझ में आ गया ना तो एसिडिटी समझ में आ जाएगी। कार्ब एनायन के पहले कैरेक्टरिस्टिक देखिए। कार्ब एनायन को समझाने के लिए मैं CH3 नेगेटिव का एग्जांपल ले रहा हूं। कार्ब एनायन क्या होता है तो इसको डिफाइन कर रहा हूं। इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन विद, बता सकते हो कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से बच्चा? कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से बताओ जरा, कितने दिख रहे हैं? 6 कहां से दिख रहे हैं यार? 3 तो बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है, तो 8 दिख रहे हैं ना। तो पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज कार्बन विद 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, लिखते भी जाओ, ठीक है? तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो बताइए मुझे डायामैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक, क्या कमेंट करोगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायामैग्नेटिक, बिल्कुल वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली बात, और क्या। दिस इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है? इतना कॉपी करो बच्चा, फिर कार्बन की स्टेबिलिटी पर हम बात करेंगे। जब कॉपी कर लो तो डन लिख देना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। डन, गुड। यूपी क्या है? अरे यूपी अपना उत्तर प्रदेश नहीं है, यूपी है अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एलपी क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर, ठीक है? अच्छा वो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, ओके, फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें टाइम तो दे रहा हूं लिखने का। भैया एक और बात, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसा है यार। स्क्रीनशॉट जब मैं कहूं तब लेना, अभी नहीं। अभी तो साथ में लिखो ना, क्या समस्या है? और थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ मैं 2 मिनट दे दिया करूंगा बेटा, ठीक है? साथ में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। लिख लिया? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों अब स्टेबिलिटी हम कंपेयर करेंगे। हम क्या, तुम्हें ही कंपेयर करनी है, मैं नहीं कर रहा, तुम्हें ही करना है जो करना है। मैंने तो पढ़ा दिया जो पढ़ाना था। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भैया, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, अब अप्लाई तुम्हें ही करना है। सर बस हल्का हल्का हिंट तुम्हें देते रहेंगे। जैसे बच्चों समझना, ये 2 कार्बन आयन हमारे सामने आए, इनमें स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करना है। देखो यार, शुरू से हमारा एक ही कंसेप्ट चल रहा है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चार्ज वो स्टेबल होता है जो चार्ज डी इंटेंसिफाई हो। यस, डी इंटेंसिफाई मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जानी चाहिए। तो पहले वाले में तुम्हें लगता है किसी तरीके से वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो सकता है क्या बेटा? क्या लगता है तुम्हें? चैट विंडो पे बताओ मुझे। हाँ सर, उसमें रेजोनेंस है सर,
तो देखो यहाँ नेगेटिव है मतलब लोन पेयर है, और यहाँ पर लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है, तो आप आरएस बनाओ सर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव या लोन पेयर। इसका मतलब जो उसका एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा बेटा, वो ऐसा होगा। उसमें यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, या इसको बनाने का एक तरीका और है ये, ठीक है, -1 चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। क्या आप लोग इस डेल्टा का मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या? इस डेल्टा का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल मैग्नीट्यूड 1/2 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दिस इज -1/2 और -1/2। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि इस फर्स्ट वाले में रेजोनेंस की मदद से चार्ज ने जगह बदल दी। जगह बदल दी मतलब डीलोकलाइज हो गया। उस डीलोकलाइजेशन की वजह से चार्ज डी इंटेंसिफाई हुआ। अगर ये नहीं होता तो नेगेटिव चार्ज वहीं पर होता पूरा का पूरा। रेजोनेंस की मदद से चार्ज ने जगह बदली तो डी इंटेंसिफाई हुआ। अगर डी इंटेंसिफाई हुआ तो चार्ज स्टेबल हुआ। मतलब मैं कहूंगा फर्स्ट वाले में नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट? तो नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकंड? तुम्हें लगता है सेकंड में किसी तरीके से वो स्टेबलाइज हो सकता है क्या? क्या लग रहा है तुम्हें? कोई है क्या तरीका? मेरे को लग रहा है स्टेबलाइज हो रहा है। कोई एक फैक्टर। ये देखिए बेटा, ये देखिए, जो मैं चाह रहा था वही आंसर आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। आप, हाँ, कई बच्चे हाइपर कह रहे हैं। बच्चों भूल गए तुम हाइपर, बिल्कुल भूल गए। हाइपर की कंडीशन को याद करिए। मैंने बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल। इनका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन sp3 कंटेनिंग हाइड्रोजन। सेम कंडीशन सब में होती है, सेम कंडीशन। अल्फा कार्बन sp3 हाइड्रोजन, अगर ऐसा है तो हाइपर है। कार्ब एनायन के साथ सीधी ऐसी कंडीशन मैंने नहीं बताई है, तो हाइपर कहां आ गया भाई? गलत बात। अब नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करना। पिन पॉइंट कर लो कि मैंने ये गलती करी, अब मुझे ये नहीं करनी, ठीक है? तो इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की ये कंडीशन नहीं होती है, राइट? चलो, तो हाइपर तो नहीं है। तो भैया फिर क्या? और यहां पर तो और उल्टे काम हो रहे हैं। उल्टे काम पता है क्या हो रहा है? CH3 CH2, भैया ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये तो और भैया गड़बड़ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई अलग कर रहा है। तो यहां पर कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। तो भैया कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, परफेक्ट बेटा। तो क्वेश्चंस तुम्हें ही करना है, इसको नोट करिए पहले। और हाइपर कॉन्जुगेशन में जिन बच्चों ने गलती करी वो अलर्ट हो जाइए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करना बेटा, ठीक है? जो कंडीशन बताई गई है बिल्कुल पकड़ के रखो उस कंडीशन को, उस कंसेप्ट। सॉरी कार्बन, अरे वाह, दैट इज वेरी गुड एटीट्यूड, बहुत ही बढ़िया एटीट्यूड। अगर कंपाउंड के साथ आपने गलत किया, गलत उस कंपाउंड को सोचा, आप उससे माफी मांगिए कि सॉरी कंपाउंड यार, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी गुड। चलो, अरे वाह, कार्बनेश्वर, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया नाम लाया तुम तो यार, कार्बनेश्वर, सॉरी कार्बनेश्वर। बच्चे हमेशा क्रिएटिव होते हैं। चलो यारो, मुझे लगता है तुम्हें ऐसे ही आंसर दिखेगा, दिख ही रहा होगा आंसर। बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल, क्या लगता है? बी दिखाना। क्यों? क्योंकि भैया जब ये डिलोकलाइज होगा तो देखो मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी। अरे वाह, देखो कहा मजा आई, ये मजा आई, फिर ये मजा आई, मजा ही मजा आई। तो 3 जगह 4 डिलोकलाइज हो रहा है, यहां पर 2 जगह 4 डिलोकलाइज हो रहा है। तो भैया यहां पर ज्यादा डी इंटेंसिफाई होगा ना। नेगेटिव चार्ज 3 जगह गया, एक था फिर 2 और नई जगह गया, तो यहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है? राइट, इसको भी हटा देता हूं। तुम समझ तो गए हो, बेवजह कंफ्यूज होंगे एरो से, क्या मतलब है? चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन बनाना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो कि यार जब मैं इसको डिलोकलाइज करूंगा तो ये 2 जगह डी इंटेंसिफाई, मतलब 2 जगह डिलोकलाइज हो रहा है। इसको जब मैं आरएस बनाऊंगा तो ये 3 जगह दिख रहा है। तो डेफिनेटली इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो दैट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है? ऐसे आरएस बना लेना, राइट? आगे बढ़ूं? अरे मैग्नीट्यूड अपनी जगह यार।
अरे अरे घर के कंसेप्ट नहीं, फिर एक ससुरा एक घर का कंसेप्ट बना रहा, मोर बॉन्ड मोर स्टेबल, प्लीज घर के कंसेप्ट नहीं, ठीक है, कमल सर के कंसेप्ट चलेंगे, घर की नहीं। आगे बढ़ू तो घर के मत बनाओ यार। एग्जाम्पल थ्री की स्लाइड कहां है यार? कौन से एग्जाम्पल थ्री की स्लाइड बेटा? ये एग्जाम्पल थ्री की स्लाइड। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, बच्चों ट्राई करना कार बनाने का एग्जाम्पल थ्री। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता जाऊंगा मैं, है ना, डरना नहीं। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन? चलिए एग्जाम्पल थ्री में क्या लगता है बेटा, बताओ थ्री वाले में। एक और बात, भूलने वाला रेजोनेंस कार्बोकेटाइन के साथ लगता है, एनायन के साथ नहीं, गलत बात। फर्स्ट वाले में ए इज मोर स्टेबल, बिल्कुल। क्यों ए ज्यादा स्टेबल? क्योंकि ए वाले में नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन है तो आर एस बनेगी, तो देयर इज रेजोनेंस स्टेबिलिटी, यहां पर कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, तो दिस इज मोर स्टेबल। इन तीनों में सबसे ज्यादा रेजोनेंस देखिए फर्स्ट वाले में बेटा, नेगेटिव चार्ज इधर भी कॉन्जुगेशन में और इधर भी कॉन्जुगेशन में, तो इसकी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, एक तो ये है, दो और बनेगी। इसमें ए की तरफ कॉन्जुगेशन है, इसमें नो कॉन्जुगेशन, तो ज्यादा डिलोकलाइजेशन यहां पर, फिर यहां पर, और यहां पर डिलोकलाइजेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है बेटा? किसका सही रहा बताओ जरा, अभी तीन और चार दोनों सही। करेक्ट, ओके। हाँ जी, अब यहां पर देखिए, इनमें इनमें ध्यान देना बेटा, रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर, हाइपर तो है ही नहीं, रेजोनेंस भी नहीं तो इंडक्टिव, तो यहां पर इसका इंडक्टिव, यहां पर भैया दो इंडक्टिव, बता सकते हो प्लस आई चार्ज, मतलब प्लस आई का इफेक्ट ज्यादा कहां पर है? प्लस आई का इफेक्ट ज्यादा कहां पर है? ए में। प्लस आई दोस्त की दुश्मन है बेटा, प्लस आई तो डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होगा। इसका मतलब फॉर एनायन हम लिख सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, कि फॉर एनायन और कार्बन आयन, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, what we need withdrawing, we don't need donating बच्चा, we don't need donating, we need minus I, we need minus M, we need minus H, we don't need minus plus I, we don't need plus M, we don't need plus H। याद है अपना इंडक्टिव के वक्त एक कंसेप्ट बताया था मैंने, भूखे को देना अमीरों से लेना, याद आया? बिल्कुल। तो भैया अगर कोई दे रहा है, अरे ना बाबा ना, नहीं चाहिए, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, राइट। अच्छा सुनो एक बात और, तुम इस कार्बेनायन का डिग्री बता सकते हो क्या? कार्बेनायन का डिग्री क्या होगा? वो नेगेटिव वाला कार्बन जितने डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड, वो उसका डिग्री है, तो फर्स्ट वाले का डिग्री और सेकंड वाले का डिग्री बताना मुझे। फर्स्ट का 3 डिग्री, करेक्ट, और सेकंड का 1, वेरी गुड। तो ये 3 डिग्री कार्बन आयन है और ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, रेजोनेंस अगर नहीं है, नॉर्मल केस आप देख रहे हो, तो याद रखना कार्बन आयन में 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, तुम इससे भी कर सकते हो।
ठीक है। एनीवे इसके पीछे लॉजिक क्या है, 3 डिग्री होगा तो ज्यादा प्लस आई होगा, ज्यादा प्लस आई होगा तो कम स्टेबल होगा। जैसे यहां पर देखो, या तो तुम प्लस आई को देखो या डिग्री से कर लो यार, रेजोनेंस तो है नहीं तो डिग्री लगा दो। ये 1 डिग्री कार्बन आयन, ये 3 डिग्री कार्बन आयन, ये 2 डिग्री कार्बन आयन, साफ दिख रहा है सबसे ज्यादा प्लस आई यहां पर होगा, उससे कम यहां पर, सबसे कम प्लस आई यहां पर। तो मोस्ट स्टेबल विल बी दिस ए, फिर सी, फिर बी। तो अगर रेजोनेंस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो आप इंडक्ट प्लस आई से कर रहे हो, मतलब आप डिग्री से भी कर सकते हो। ठीक है। हाँ बेटा डाउट बताओ क्या है तुम्हारा। देवांश मीटिंग से आउट हो गया है, मीटिंग, अच्छा मैं करता हूं बेटा, 2 मिनट में करता हूं, 1 सेकेंड। बेटा कर रहे हैं अभी, मैंने बोल दिया है वो देवांश को ले लेंगे। हाँ जी, किसी को डाउट था ना अभी। रेजोनेंस में पाई पाई ज्यादा स्टेबल, लोन पेयर पाए और भूलने वाला, ऐसा कुछ होता है क्या बेटा? भूलने वाला रेजोनेंस सबसे बेस्ट चीज होती है कार्बोकेटायन में। एलपी वाला जो केस है वो बहुत ही अच्छा है, पाई पाई से भी अच्छा एलपी वाला होता है। ठीक है। हाँ डाउट बोलो। चलो, क्या है 3:1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या चीज होती है यार? कार्बोनेशन नहीं, कार्बोकेटायन बोल रहे हो कि कार्बन? कार्बोनेशन क्या चीज है? कार्बोकेटायन। हाँ, कार्बोकेटायन में 3:1 बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन लेकिन 3:1 मतलब हाइपर मेन चीज होती है, वहां पर डिग्री से नहीं जाते हम लोग, हाइपर से जाते हैं। भाई हमारा कंसेप्ट क्या होता है, रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। यहां पर इंडक्टिव अगर अकेला लगता तो डिग्री से बात बन जाती, इंडक्टिव अकेला लगता तो डिग्री से बात बन जाती। जैसे कार्बोकेटायन में जो आप पूछ रहे हो ना बेटा, ध्यान दो। जैसे कार्बोकेटायन में मान लो ये वाला कार्बोकेटायन है, एक ये वाला कार्बोकेटायन है, एक ये वाला कार्बोकेटायन है। अब ये अलग बात है कि जो आपके एनसीईआरटी में है 11th क्लास में, वो तो डिग्री डिग्री चिल्लाते रहते हैं, डिग्री डिग्री करते रहते हैं। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, बोले 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बट नहीं यार, आप बड़े हो, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मजाक थोड़ा कर रहे हो। तो आप तो कंसेप्चुअली जाइए ना। कंसेप्चुअली क्या, रेजोनेंस पहले देखो, रेजोनेंस नहीं दिख रहा तो कार्बोकेटायन में हाइपर लगता, हाइपर देखो। यहाँ पर हाइपर से चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो हाँ जी हो रहा है। कितना हाइपर? 3 3 6 और 2 8 अल्फा। यहाँ पर 3 और 1 4 अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा, तो यहाँ पर 8 अल्फा का हाइपर है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो रखा, इंडक्टिव अपनी जगह है, बट उससे अच्छा फैक्टर है हाइपर। तो कार्बोकेटाइन में हाइपर से हम देख रहे हैं। अगर हाइपर नहीं लगता और केवल इंडक्टिव होता तो इंडक्टिव में फिर डिग्री ठीक होता। समझ में आई बात? लेकिन एनायन में क्योंकि हाइपर लग नहीं रहा उस केस में, केवल इंडक्टिव से कर रहे थे, तो इंडक्टिव में आप चाहो तो डिग्री से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टर प्रीफिक्स कहां यूज होता है? अब ये अलग अलग आ रहे हैं, टर कहां से, ये अब आईयूपीएसी कहां से आ गया? अब एक जबरदस्ती आईयूपीएसी लेके आया बीच में। एक रिंग असेंबली सिस्टम होता है, जीवन में कोई पूछना नहीं है। रिंग असेंबली सिस्टम इसे बोलते हैं यार। जब आइडेंटिकल यूनिट्स जो होती हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होती है, उसको रिंग असेंबली सिस्टम कहते हैं। रिंग असेंबली सिस्टम का आईयूपीएसी मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब भी नहीं, किसी एग्जाम में आता नहीं, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं। बट एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया कि सर बताओ जरा। भैया मुझे तो आता है। ठीक। रिंग असेंबली सिस्टम किसे कहते हैं? जब आइडेंटिकल यूनिट सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होती है तो उसको रिंग असेंबली सिस्टम कहते हैं। जब रिंग असेंबली सिस्टम के आईयूपीएसी करने होते हैं तो उसमें तरीका क्या होता है, उसमें आप किसी एक टर्मिनल वाली रिंग से नंबरिंग चालू करते हो। उस टर्मिनल जहां से आप स्टार्ट करोगे उसको अनप्राइम नंबर, अगले को सिंगल प्राइम नंबर, अगले को डबल प्राइम नंबर देते हैं। तो किसी एक को अनप्राइम नंबर, दूसरे को सिंगल प्राइम नंबर, तीसरे को डबल प्राइम नंबर हम लोग देंगे। रिंग असेंबली सिस्टम में पॉइंट ऑफ जंक्शन जो होता है वो मेन होता है। पॉइंट ऑफ जंक्शन मतलब जिस बॉन्ड के थ्रू दो रिंग आपस में कनेक्टेड होती है। तो इसमें नंबरिंग कैसे होगी? किसी टर्मिनल से चालू कर रहा हूं तो ये पॉइंट ऑफ जंक्शन जहां से वो कनेक्ट हो रहा है वो मेन होता है। तो ये 1, फिर कहीं भी कर दो 2 3 4। अब ये अगर अनप्राइम नंबर तो यहाँ सिंगल प्राइम नंबर, ये जिससे कनेक्टेड वो 1 प्राइम, अगला 2 प्राइम यहाँ नहीं, यहाँ। तो हमें पॉइंट ऑफ जंक्शन मिनिमम चाहिए। तो 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, फिर ये 1 डबल प्राइम, 2 डबल प्राइम, 3 डबल प्राइम, 4 डबल प्राइम।
अब नाम देना है, सब्स्टिट्यूशन कोई है नहीं, तो फिर पॉइंट ऑफ जंक्शन आएंगे। पॉइंट ऑफ जंक्शन क्या है, 1 1 प्राइम, फिर 2 प्राइम 1 डबल प्राइम, फिर आइडेंटिकल यूनिट 3 बार है तो स्पेशल प्रीफिक्स आते हैं। इनमें स्पेशल प्रीफिक्स क्या होते हैं, 2 के लिए बाई, 3 के लिए टर, 4 के लिए क्वार्टर, 5 के लिए क्वेंसी, ऐसे हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो 3 के लिए टर और फिर किसी एक का नाम साइक्लोब्यूटेन। क्या मतलब है, लेकिन कहीं नहीं आना, ठीक है। हाँ, लेकिन फालतू बात यार, ये इन चीजों में जीवन उलझ जाएगा अगर ऐसे फालतू बातों में लगे रहोगे तो नहीं करना है, राइट। चलो एक और चीज, एक बच्चा कह रहा है कि सर वो कार्बोकेटाइन में एक और स्पेशल केस होता है। हाँ होता है ना, एक स्पेशल केस ये और होता है। अगर स्पेशल केस की बात करूं तो कार्बोकेटाइन में एक स्पेशल, एक नहीं मैं तुम्हें अब 4-5 बता देता हूं, ले। ये जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है बेटा, ये वाला बेंजाइलिक प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। ये एक्सेप्शनल केस है नॉर्मल केस का। नॉर्मली हम लोग रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव बोलते हैं, बट ये उस चीज का एक्सेप्शन है। यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, यहां पर 9 अल्फा। तो पर्टिकुलर जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है विद 9 अल्फा वाला, ये बेंजाइलिक प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, जैसे तुमसे पूछ ले CF3 पॉजिटिव, CCl3 पॉजिटिव, इनमें स्टेबिलिटी बताओ। तुमसे पूछ लिया ट्रायंगल पे पॉजिटिव, स्क्वायर पे पॉजिटिव, पेंटागन पे पॉजिटिव, हेक्सागन पे पॉजिटिव, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अब ये होमवर्क लिख लो, सोचना, जवाब देना। मेरी आदत पता है क्या बेटा, मेरी आदत है कि पहले मैं कंसेप्ट बनाता हूं बच्चों के, और बस उस पर बेस चीजें चलती जाए। जब उस पर पारंगत हो जाते हो फिर एक्सेप्शन की बात होती है, ठीक है। इसका भी बता देता हूं भैया, ये ज्यादा स्टेबल है CF3 पॉजिटिव। क्यों ज्यादा स्टेबल है, यहां पर भी वही ऑर्बिटल डायग्राम लगेगा। अभी थोड़ी सी ऊपर लेवल की बात हो गई। क्या ऑर्बिटल डायग्राम लगेगा? इसको अगर समझना चाहते हो तो केमिकल बॉन्डिंग लगना है। CF3 पॉजिटिव में कार्बोकेटाइन वाला जो कार्बन है उस पर वैकेंट 2p है, और यहां पर फ्लोरीन के पास में लोन पेयर है, उसमें भी वो लोन पेयर भी 2p में है, तो यहाँ 2p ओवरलैप है। CCl3 पॉजिटिव में क्या होगा, CCl3 पॉजिटिव में कार्बन पे 2p खाली होगा और यहां पर 3p होगा जिसमें लोन पेयर है, तो यहां पर 2p 3p ओवरलैप हो रहा है। अब केमिकल बॉन्डिंग आपको आती है, आप बताइए 2p बेटर है कि 2p 3p बेटर है, बताओ जरा। 2p बेटर है तो ये वाला रेजोनेंस अच्छा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल, सिंपल। यहां देखें, यहां पर प्राइम मतलब वो है रिंग्स हैं, और रिंग्स अगर आती है तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन मेन चीज होती है। तो यहां पर स्ट्रेन कितना है, इंटरनल एंगल 60, और होना कितना चाहिए, sp2 है तो 120 होना चाहिए, तो 60 वर्सेस 120 का झगड़ा, तो यहां पर 60 वर्सेस 120 का झगड़ा, यहां पर 90 वर्सेस 120 का झगड़ा, यहां पर 108 वर्सेस 120 का झगड़ा, यहां पर 120 वर्सेस 120। तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये सब स्पेशल केसेस हैं यार। हाँ, अब यहां पर देखो, जैसे ये बताया तो माधव कंफ्यूज हो गया, अरे सर फ्लोरीन तो ज्यादा लालची होता, -I। अरे माधव भैया, इंडक्टिव के पहले रेजोनेंस लगता है रे, बताया कि नहीं बताया? तो यहाँ रेजोनेंस है ना, तो इंडक्टिव क्यों देख रहा है, रेजोनेंस देखेंगे ना, ठीक है। ठीक है माधव भैया, मजा आ रहा है मजा आ रहा है, अच्छा। हाँ, अरे यार वो डिस्ट्रैक्ट है ना, अभी किसी एक ने जबरदस्ती IUPAC पूछ लिया मेरे से फालतू, या फिर सर ये सब एक्सेप्शनल केसेस बाद में बताता मैं, अभी नहीं, ठीक है। मैं पहले कंसेप्ट बनाना चाह रहा था, जबरदस्ती बीच में IUPAC आ गया, बीच में ये स्पेशल केसेस आ गए यार, काहे के लिए जबरदस्ती, ये सब बात की चीजें, पहले कंसेप्ट बनाइए तो सही, कंसेप्ट बिगाड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अवॉइड इट, अपन जो चल रहे थे वहीं पर ही आएंगे। अभी अच्छा खासा एनायन चल रहा था, बीच में IUPAC लिया है, तो ऐसे नहीं करो, राइट। एनायन पे आते हैं,
और ये मत सोचना कि कमल सर को नहीं आते एक्सेप्शन केस, और भी हैं, बताए नहीं है मैंने, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि जितना मुझे आता है वो सारा का सारा आपको बताया जाए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर उतना एक साथ पढ़ा दिया पूरा मैशअप हो जाएगा, मैं आपके कंसेप्ट बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कौन सी चीज किस वक्त बोलनी चाहिए, ठीक। चल, तो अपना एनायन चल रहा था, तो एनायन की स्टेबिलिटी पे अपनी बात चल रही थी, और कंसेप्ट तो वही भैया, एनायन क्या, चार्ज मस्ट बी डीलोकलाइज्ड डी इंटेंसिफाइड। एनायन है तो अमीर है तो हमें क्या चाहिए, लेना है विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब क्वेश्चंस आप करिएगा, तो जो नॉर्मल कंसेप्ट आपके हैं उन्हीं से करिएगा, बताइएगा मुझे, बताना भैया ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल। देखते हैं मेरे सारे क्वेश्चंस का सही आंसर कौन देता है ना। एक काम करते हैं, तुम्हारे टेस्ट वेस्ट तो होते रहते हैं, एक शॉर्ट टेस्ट मैं ले रहा हूं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है। ऐसे 10 क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, देखते हैं तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं। बोलो रेडी हो, स्पॉन्टेनियस टेस्ट देने के लिए रेडी हो, आर यू रेडी? तो आज देखते हैं आउट ऑफ 10 आपका कितना स्कोर आता है। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताते जाइए, डिस्कस भी करते जाएंगे आगे भी, और अगर आपका सही आता है तो 1 नंबर आप देना, राइट। चलो भैया सब लोग आंसर दो, विच इज मोर स्टेबल। और यार ईमानदारी खुद को रखनी पड़ेगी, गलत हुआ तो सही मत मानना, नेगेटिव मार्किंग नहीं अटेम्प्ट करना जरूरी है। फर्स्ट इज मोर स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है तो वहां पर चार्ज डीलोकलाइज होगा, तो दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। भैया सबका खाता खुल गया ना, ऐसा तो नहीं अभी खाता ही नहीं खुला। आगे देखते हैं, अब बताइए, देखते हैं क्या स्कोर करते हो तुम, देखते हैं, बताओ तो। और रुको, ये लो, ये पक्का गलत होगा, पक्का। आंसर्स आना चालू हो गए, सलोनी का आंसर आ रहा है ABCD, नयन ओके, ऋतुराज, मिहिका, तनिष्क, अमेय, चलो वैभव, भैया अटेम्प्ट कर लिया सबने। देखते हैं किसका प्लस में आता है। मैं कंसेप्चुअली स्ट्रांग हूं, तो सर ने जो कंसेप्ट पढ़ाया मैं तो उसी कंसेप्ट से करूंगा। मेरे कमल सर ने मुझे समझाया है, भाई मैं आपकी जगह हूं ना, तो कमल सर मुझे भी पढ़ाते हैं, तो मेरे कमल सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। कमल सर वैसे ठीक पढ़ाते हैं क्या? कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो, मैं कमल सर को बोल दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं तुम्हारी साइड ही हूं, तो कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं कमल सर को बोल दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो मैं कमल सर से पढ़ा, तो कमल सर ने मुझे सिखाया था कि भैया पहले रेजोनेंस को देखा करो, ठीक है, और नेगेटिव में हाइपर तो दिख नहीं रहा, तो फिर इंडक्टिव देख रहे हो तो डिग्री विग्री देख लिया करो। ये कमल सर ने मुझे सिखाया था, वो मुझे अच्छे से पता है। तो सर ने जैसा बताया था कि भैया चार्ज डीलोकलाइज करके देखो कहीं रेजोनेंस है क्या, तो देखता हूँ रेजोनेंस है क्या, हाँ यार मेरे को यहाँ रेजोनेंस दिख गया, यहाँ पर रेजोनेंस है क्या, हाँ यार मेरे को यहाँ रेजोनेंस दिख गया, यार यहाँ पर रेजोनेंस दिखा नहीं, यार यहाँ पर दिखा नहीं। तो कमल सर कहते हैं जहां पर रेजोनेंस है वहां चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज होगा, ज्यादा डिलोकलाइज होगा तो ज्यादा डिइंटेंसिफाई होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। अच्छा, अब मैं क्या देखूं, अब अगर मैं देखूं तो देखो हाइपर तो है नहीं नेगेटिव में, तो फिर इंडक्टिव में सर बोल रहे थे कि कुछ डिग्री विग्री से अपन कर सकते हैं, तो ये 3 डिग्री दिख रहा है और ये 2 डिग्री दिख रहा है, और सर ने बताया था कि एनायन में 1 डिग्री बेटर होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो ये वाला ज्यादा अच्छा, फिर ये वाला अच्छा। इनमें अगर देखें तो रेजोनेंस नहीं है, तो प्लेन इंडक्टिव मतलब डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बेटर। ये आंसर है भैया, बताइए किसका सही। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, मजा आ गया यार। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ना, तुम करते जाना,
2 क्वेश्चंस में दे चुका हूं, 3rd नंबर का क्वेश्चन अब तो पक्का गलती करवाऊंगा मैं तुमसे, चिंता नहीं। बताना भैया कौन ज्यादा स्टेबल, बताइए। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अटेम्प्ट जरूर करिए। तो क्या आप सही कर पाएंगे? क्या आप कंसेप्ट्स को पकड़ पाएंगे? क्या लगता है? देखो भैया, तुम चार्ज को घुमा रहे हो बट तुम भूल गए कि ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक मजा आ गई, एंटी एरोमेटिक अरे बाप रे नहीं चाहिए। ठीक है, तो बी सी ए इज द करेक्ट आंसर। देगा देगा देगा। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना यार। खाता तो खुला ना, ऐसा कौन है जिसका अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया? 3 क्वेश्चन में दिए, खाता ही नहीं खुला ससुरा। खाता तो खुल गया ना? नहीं तो मैं खाता खोलने वाला फिर बताऊं। देखो खाता नहीं खुला है तो चलो एक तुम्हारे लिए। बेटा खाता नहीं खुला किसी का, चलो 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 फिर खाता खोलो, चलो ये लो खाता खोलो। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन बेटा? बताओ तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अरे ये वाला है यार। अब तो ससुरा सबका खाता खुल गया होगा। अगर इसमें भी खाता नहीं खिला तो भैया कल्याण है, फिर तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे टफनेस में बढ़ाऊंगा। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 3-4 हो गए, 10 देने मुझे तुम्हें ना। हार नहीं मानना, ऐसा नहीं कि सर मेरे 2 गलत हो गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी फिर ट्राई कर यार। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पड़े निशान। तो हार नहीं मानना बेटा, कोई बात नहीं, गलत हो गया हो गया। अभी सत्य ये हमें क्रैक करना है, पूरी ईमानदारी से करिए। अरे ये क्या कर रहे हो यार? CS3 यहां पर भाई मेरे प्लस आई है ना, चार्ज इंटेंसिफाई होगा, इज नॉट गुड। बच्चों बच्चों बच्चों, ये बेंजाइलिक आ गया तो इसमें याद है तुम्हें क्या करना है? सारे के सारे बेंजाइलिक है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट लगाना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट लगाना है, समझदारी से, समझदारी से। तुम आंसर चेंज कर सकते हो, अब जो आंसर देगा वो फाइनल। देखो इफेक्ट्स लगा रहा हूं मैं, इफेक्ट्स लगा रहा हूं। NO2 -I -M -I -M। मैंने एक इफेक्ट गलत लगाया, बताओ कौन सा? एक इफेक्ट गलत लगाया, कौन सा बताओ? सब सही है? अच्छा सही है, ठीक है। अब इसके बाद में यार देखो, कार्बोकेटाइन के लिए अपन ने एक सीक्वेंस बना दिया था, वैसे अपन एनायन का बनाते हैं। सीक्वेंस तो वैसे ही बनाएंगे, पहले भगवान जी देखते हैं, फिर भगवान जी, फिर इंडक्टिव। तो कार्ब एनायन के लिए -M जो भगवान जी होंगे वो दोस्त होंगे। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो मोस्ट स्टेबल होगा -M वाला और सबसे बेकार होगा +M वाला। बाकी लोग इसके बीच में आएंगे। फिर क्या होगा? -H वाला, +H वाला, -I वाला, +I वाला और कुछ नहीं। तो ये ऑर्डर होना चाहिए स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो -M भाई वहां रहा, तो भगवान जी हैं A और C में, और भगवान जी कैसे हैं? दोस्त, मजा आ गया। तो A और C में मजा आ गया, B और D में नहीं आया। अब B और D में देखते हैं। B में -I, D में नहीं आई। B में -I कैसी आई बेटा? दोस्त आई की दुश्मन आई? क्या लगता है तुम्हें, दोस्त आई की दुश्मन आई?
अरे दोस्त आई, कितना बढ़िया, आई और दोस्त आई, मजा आ गई और क्या। तो बी डी बाद में। अब ए और सी में देखते हैं। ए और सी में माइनस एम तो सेम ही है ना। भगवान जी NO2 के हैं, इधर भी NO2 के हैं, और भगवान जी पड़ोस से जितनी दोस्ती निभाएंगे सामने से भी उतनी दोस्ती निभाएंगे। तो भगवान जी से हो नहीं रहा है, तो फिर माइनस आई से होगा। माइनस आई दोस्त की दुश्मन, दोस्त दूर की पास, पास तो कहां है पास, सी में फिर ए में। भैया किसका सही। अरे 5 मार्क्स। फुल मार्क्स कितने लोगों के चल रहे हैं अभी, फुल मार्क्स 5, पूरे 5 के 5 चल रहे हैं। फुल अभी किसके चल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं यार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करते जाओ बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए, 5, 3 तो 5, आई थिंक 10 क्वेश्चन हो गए ना। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। बेटा जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सर मैं कल रो रहा था कि मेरे को ऑर्गेनिक उतना नहीं बन रहा है, बट मैंने आपकी बात मानी, पेशेंस रखा, रिवाइज किया, और मुझे बात समझ में आ रही है। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, कई बार ऐसा होता है, एक माइंडसेट होता है कि उस वक्त नहीं समझ में आ रहा, लीव इट, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, परेशान ज्यादा नहीं होना। क्या रिक्वायरमेंट है, अच्छे से रिवाइज करना है, रिवाइज किया फिर से करो, आ जाएगा। तो उस सिचुएशन से परेशान नहीं होना, इट्स ओके, उसको एक्सेप्ट करो, अच्छा मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं कुछ गलती है ना, उस गलती को ढूंढो, रेक्टिफाई करो, सब समझ में आएगा। पेशेंस रखिए बस। हो गए सारे, करो फटाफट करो, हाँ 1 मिनट दिया, करो जल्दी। हाँ बेटा, बहुत सारी बातें हैं ना, कभी एरोमेटिसिटी आती है, कभी ब्रैड्स रूल आ जाता है, कभी भी कुछ भी, यही सब तो ध्यान रखना अपने को। क्वेश्चन देख के क्लिक होना चाहिए, जीओसी में यही तो चीज है। आपको कंसेप्ट बहुत सारे हैं, कब कौन सा लगेगा आपको देखना पड़ेगा। हम्म, जब सब बच्चों का हो जाए तो डन लिख देना, फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो मैं डिस्कस करूं क्या बेटा, कैन आई डिस्कस। अगर आपने सोच लिया हो तो थोड़ा जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। यश थोड़ा सा जल्दी कर बेटा। हाँ खुशी थोड़ा जल्दी करो बेटा। 1 मिनट, ठीक है मैं थोड़ा रुक जाता हूं। ठीक है अंशुल, थोड़ा रुका हूं मैं। सब लोग आराम से, बस ध्यान से करना। तनिष्क, बाकी लोग जिन लोगों ने कर लिया वो एक बार केयरफुली दोबारा अपने आंसर को चेक करो।
कुशाग्र पूछ रहे हैं सर आप इतनी फास्ट हेक्सागन कैसे बनाते हो? कुशाग्र मतलब बहुत प्रैक्टिस है यार बेटा, सालों से पढ़ा रहा हूं ना, अब तो नींद में भी बना सकता हूं मैं हेक्सागन, चिंता नहीं। सेकंड क्वेश्चन बता दूं, एक बार डाउट था, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन कौन सा है बेटा? तुम इसकी बात कर रहे हो क्या, सेकंड की? बिटिया इसकी बात कर रहे हो क्या? कौन सा सेकंड यार? हाँ इसमें क्या बेटा देखो, रेजोनेंस यहां भी है यहां भी है, लेकिन आरएस इसमें दो बनी, इसमें जब रेजोनेंस करवाए तो तीन आरएस बनी, तीन आरएस बनी तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा जगह डिलोकलाइज हुआ, ज्यादा जगह डिलोकलाइज होगा तो ज्यादा डी इंटेंसिफाई होगा ना। -1 अगर 3 जगह आया तो किसी एक जगह 1/3 रह गया, और -1 अगर 2 जगह गया तो एक जगह 1/2 1/2 1/3 में 1/3 कम होता है, तो चार्ज ज्यादा डी इंटेंसिफाई हुआ, इसलिए ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, देखना यहां देखो रेजोनेंस इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इसमें इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। चार्ज सबसे ज्यादा डिलोकलाइज यहां पर होगा, जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, उतना डी इंटेंसिफाई होगा, उतना बेटर है। तो यहां पर 3 बेंजीन में कॉन्जुगेशन, यहां पर 2 में, और यहां पर 1 बेंजीन की तरफ डिलोकलाइज होगा, तो बेस्ट ये वाला। यहां पर रेजोनेंस नहीं है, हाइपर होता नहीं है इस केस में, तो फिर क्या, तो फिर इंडक्टिव देखेंगे, इंडक्टिव में डिग्री से आप कर सकते हो, तो 1 डिग्री, 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, तो ए, फिर सी, और फिर बी। ठीक है, यहां पर भैया 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 यहां पर तो रेजोनेंस दिख रहा है, क्या यहां पर आरएस बनेगी क्या बेटा? फर्स्ट वाले में बताओ। हाँ बिल्कुल सही, कई लोगों को क्लिक कर गया सर ब्रैड्स रूल सर, यहां पर नेगेटिव है बट ये नेगेटिव ऐसे रेजोनेंस में नहीं जा सकता है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है बट आरएस नहीं बना सकते सर, आरएस बनाओगे, गलत बात गलत बात, आपने कल से लास्ट लेक्चर में सिखाया था, अकॉर्डिंग टू ब्रैड्स रूल ब्रिजेट पोजीशन कैन नॉट अचीव प्लेनरिटी, ब्रिजेट पोजीशन कैन नॉट बी sp2, तो दिस कैन नॉट बी फॉर्म, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं दिस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रैड्स रूल, दिस इज ब्रैड्स रूल, ब्रैड्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो भैया यहां पर रेजोनेंस है, यहां नहीं है, तो दिस इज मोर स्टेबल। कितने लोगों को क्लिक कर गया बेटा? अरे यार वेरी गुड, शाबाश। अभी कई लोगों को ये क्लिक नहीं करेगा, कहते हैं ना धीरे 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 बार बार चीजें सामने आएंगी तब क्लिक करने लगेगा, टाइम लगता है इसमें, क्योंकि चीजें अचानक से सामने आ जाती हैं, याद होती नहीं है। हाँ जी, यहां देखें, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, व्हाट वी नीड विड्रॉइंग, वी डोंट नीड डोनेटिंग। भैया मेटा पोजिशन प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, प्लस आई दुश्मन नहीं चाहिए, डिस्टेंस सेम है, पावरफुल दुश्मन नहीं चाहिए। ये आपके 10 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 9 8 सब लोग अपने मार्क्स लिखो एक बार, 5 भी अच्छे हैं बेटा, 5 भी अच्छे हैं, एनीथिंग इंक्लूडिंग 5 और मोर देन 5 इज गुड। इस स्टेज पर 5 या 5 से ज्यादा इज गुड, 4 आ रहे हैं चलेगा, लेकिन 0 अगर आ रहा है अभी भी इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ूं। एग्जाम्पल 6 कौन सा है बेटा? ये फर्स्ट वाला बोल रहे हो क्या? आप एक काम करना, मुझसे फोन करके पूछ लेना, चलेगा, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा। लास्ट वाला बता दूं, लास्ट वाले में बेटा मेटा पोजीशन है ना, तो मेटा पोजीशन पे क्या लगना है? प्लस आई, तो CH3 का प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई दुश्मन है, तो हमें दुश्मन नहीं चाहिए भैया, दुश्मन तो है,
तो फिर पावरफुल डिस्टेंस से में तो पावर कंपैरिजन करेंगे, पावरफुल दुश्मन नहीं चाहिए, पावरफुल दुश्मन नहीं चाहिए, ठीक है। ईटी क्या है? अरे इथाइल ईटी यार, क्या करते हो भैया, अगर एमई लिखते हैं तो इसका मतलब होता है CH3, अगर ईटी लिखते हैं तो इसका मतलब इथाइल, CH2CH3 को हम लोग ईटी लिखना पसंद करते हैं, ये हमारी आदत है। सिमिलरली CH3CH3 जो आइसोप्रोपाइल है उसको हम लोग IPR लिख देते हैं, हमारी आदतें, अब क्या करें, आदतें खराब है तो क्या करें, तो IPR एब्रेटिव लिखते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल को BUT लिख देते हैं हम तो। अब आप भी समझदार हो यार, ये बिल्कुल ध्यान रखें, टीचर्स की आदत को ध्यान रखें। ये टर्शियरी ब्यूटाइल जो है ना, अब आप बच्चे थोड़ा ना, बड़े हो गए, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, इसको हम लोग BUT लिख देते हैं, BUT ले, तो ध्यान रखिएगा, कभी IPR मिल जाए, BUT मिल जाए, तो इनका मतलब ये होता है, ठीक है। हाँ, पीएच को फिनाइल लिखते हैं, बिल्कुल 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 सही। ये पीएच फिनाइल मतलब ये किसकी अगेंस्ट लिखा जाता है, इसके अगेंस्ट, ये इसको पीएच फिनाइल बोलते हैं। तो ये हमारी आदतें हैं बेटा। चलो आगे बढ़ूं, इसको कॉपी कर लो, कभी ये एब्रेटिव मिले तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब भैया एनायन में मैं कुछ एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट लेवल एनायन में, एनायन को मैं अब बॉन्डिंग से रिलेट करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग से, ध्यान दीजिए बच्चों, अब ध्यान देना, अब आप परेशान हो सकते हो। CF3 नेगेटिव और CCl3 नेगेटिव, इनमें हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। अब ये केमिकल बॉन्डिंग के अच्छे केसेस हैं, बैक बॉन्डिंग के, तो ध्यान देना। CF3 नेगेटिव CCl3 नेगेटिव में अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन पे नेगेटिव है, तो 2p ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर, CCl3 2p ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर। आपको लगता है कि ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज F की तरफ जा सकता है क्या, किसी तरीके से रेजोनेंस वगैरह किसी तरीके से जा सकता है क्या, और Cl वाले केस में जा सकता है क्या? Cl वाले में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि Cl जो है उसमें 3s2 3p5 3d पूरा खाली पड़ा है, तो देयर इज वैकेंट d ऑर्बिटल, तो यहां पर वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। इसका मतलब CCl3 नेगेटिव में जो कार्बन पे नेगेटिव है वो रेजोनेंस में एंगेज होगा, और वो ऐसा रेजोनेंस है जो आपको पकड़ में नहीं आएगा, वो केमिकल बॉन्डिंग से पकड़ में आएगा। तो यहां पर CCl3 नेगेटिव में कार्बन पे जो नेगेटिव है, लोन पेयर है, वो Cl के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व कैसे होगा, Cl के पास में वैकेंट D है, तो भैया इनमें लेटरल ओवरलैप होगा, और ये लेटरल ओवरलैप है 2p पाई 3d पाई लेटरल ओवरलैप या बैक बॉन्डिंग। अच्छा, इस वाले केस में CF3 नेगेटिव वाले केस में देयर इज नो बैक बॉन्डिंग एट ऑल, नो बैक बॉन्डिंग। क्यों बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि F does not have vacant orbital। F के पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जबकि Cl के पास में वैकेंट 3d पड़ा हुआ है, वैकेंट 3d, तो देयर विल बी रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इसीलिए आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो बेटा, ये नेगेटिव, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो। अब ये रेजोनेंस आपको नॉर्मली पकड़ में नहीं आता, इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग की जानकारी लगती है।
आप देखिए नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, यहां पर नहीं हो पा रहा, इसीलिए CCl3 नेगेटिव इज बेटर। समझ में आई बात? राइट? तो उसको नोट कर लें बेटा, अच्छे से नोट करिएगा, ये स्पेशल केसेस हैं। तो आपको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का भी ध्यान रखना है। केमिकल बॉन्डिंग में ये कई बार आप पढ़ लेते हैं। तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हुआ है बैक बॉन्डिंग की कंडीशन। तो बैक बॉन्डिंग का ध्यान रखें यार। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि भैया दो एटम के बीच ऑलरेडी एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, उसमें से एक ऑर्बिटल के पास में वैकेंट ऑर्बिटल मतलब एक एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास में एलपी कंटेनिंग ऑर्बिटल होना चाहिए, और ए या बी या दोनों मस्ट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। तो आप देखिए यहां पर बैक बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, दो एटम के बीच में ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड है, एक के पास में लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है, दूसरे के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग हो गई। ये सेकंड बॉन्ड जो बना वो तो पाई बनना है। यहां पर इसके पास में लोन पेयर अगर लेते हैं तो भैया लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, बट एफ के पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, ठीक है। अरे नहीं यार बेटा, पढ़ तो लिया। जहां ऑर्डिंग में जितनी जरूरत है उतनी अपन बात करेंगे, जो चीज पढ़ ली उसको बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, राइट? चलो आगे बढ़ू बेटा। तुम लोग अब देखते तुम्हें बैक बॉन्डिंग क्लिक होती कि नहीं होती, मतलब बैक बॉन्डिंग का भी ख्याल रखें, एरोमेटिसिटी का भी ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखना है तुम्हें, खुद का भी ख्याल रखें बेटा। तो बैक बॉन्डिंग का भी ख्याल, एरोमेटिसिटी का भी ख्याल, इफेक्ट्स का भी ख्याल, और फाइनली खुद का ख्याल जरूर रखो, है ना। आगे बढ़ू तो आप बच्चे हो, आपको सबका ख्याल रखना है, तो क्या आप ख्याल रख पाओगे, देखते हैं। एनायन, चलो जैसे N पॉजिटिव R3, ये CH2 नेगेटिव है, और एक मैंने दिया तुम्हें CH2 नेगेटिव P पॉजिटिव R3, क्या कहते हो यारों, विच इज मोर स्टेबल? और मान लो मैंने इसको ऐसे दिया, तब ज्यादा स्टेबल कौन सा? रुको 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 रुको, कॉपी मत करो, मैं एक ही टाइप के दो क्वेश्चंस देता हूं, एकदम मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया। देखो N पॉजिटिव R3, और यहां पर अपन लगाते हैं P पॉजिटिव R2, R2 नहीं, यहां नेगेटिव, और अब की बार नेगेटिव को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। हाँ ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे ना बढ़िया, करिए ट्राई, देखें कौन ज्यादा स्टेबल। करना, लगाओ दिमाग। वेरी गुड, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। फास्फोरस के पास में वैकेंट 3D है, और यहां पर नो वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये बेटर है। इसमें क्या बोलते हो यारों, सेकंड वाले में क्या बोलते हो, सेकंड वाले में क्या बोलते हो, फर्स्ट ज्यादा? अरे ऋतुराज ये कहां से भूलने वाला आ गया, मतलब कुछ भी यार है, भूलने वाला रेजोनेंस कहां से आ गया? वो तब होता है जब कार्बन पर पॉजिटिव हो और उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हेटेरोटम कंटेनिंग लोन पेयर हो। हाँ जी, यहां पर नेगेटिव चार्ज तो इस कार्बन पर है, यहाँ बीच में एक कार्बन और है जिस पर ये कनेक्टेड है, तो बैक बॉन्डिंग तो है नहीं, तो फिर क्या माइनस आई, भैया माइनस आई ज्यादा किसका होगा, माइनस आई NR3 पॉजिटिव का ज्यादा होगा,
जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका माइनस आई ज्यादा होगा, और माइनस आई नेगेटिव के लिए दोस्त है, डिस्टेंस सेम है तो पावर कंपैरिजन, पावर में माइनस आई इसका ज्यादा। ठीक है, चलो बताओ थर्ड वाले में। CBA, वेरी गुड। बैक बॉन्डिंग, सल्फर के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट 3D। देखो ये इधर भी और इधर भी, यहां पर केवल एक तरफ जाएगा ऑक्सीजन नहीं, और यहां पर नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा, राइट। NR3 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा इसलिए होगा कि बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है फॉस्फोरस से, तो इसलिए माइनस आई जो होगा वो N का ज्यादा होगा। माइनस आई के लिए व्हाट वी नीड मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, राइट। चलो चलो चलो, ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है ना। चलो यारो, तो मेरे हिसाब से एनायन, अब इसको कंक्लूड करता हूं, ये तो हो गया कार्ब एनायन। अब जनरल एनायन की स्टेबिलिटी, जैसे कई बार तुमसे एक मजाक और कर देते हैं, कार्ब एनायन नहीं, ऐसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, RO नेगेटिव, RS नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव। मतलब यार इसके पहले अपन कार्बन कर रहे थे, मतलब जो भी कंपैरिजन कर रहे थे सी पर नेगेटिव हुआ करता था, अब की बार अलग अलग एटम पर नेगेटिव है। आप चेक करिए इन क्वेश्चंस में अलग अलग एटम पे नेगेटिव है। अब क्या करें, तो ध्यान रखना, अगर अलग अलग एटम पे नेगेटिव है तो आप देखना ग्रुप पे कंपेयर कर रहे हो कि पीरियड में कंपेयर कर रहे हो। अगर आप पीरियड में कंपेयर कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस। अगर पीरियड में आप कंपेयर कर रहे हो, पीरियड नहीं, ये पीरियड तो हो गया, ग्रुप में, तो भी एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब अगर अलग अलग एटम पर नेगेटिव है तो फिर आप चेक करना आप पीरियड में कंपेयर कर रहे हो कि ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो, किसी में भी कंपेयर करो, स्टेबिलिटी लेफ्ट राइट भी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप भी बढ़ती है। लेफ्ट राइट स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है? दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमें अच्छे से पता है पीरियोडिसिटी, लेफ्ट राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा उस पर नेगेटिव अच्छा लगेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव अच्छा लगेगा, ठीक। लेकिन डाउन दी ग्रुप इसमें क्यों इंक्रीज हुई? तो आपको पता होगा, कई बार आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला फंडा है ना, वो लेफ्ट टू राइट तो लगता है, बट डाउन दी ग्रुप में जनरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला फंडा लगता नहीं है। वहां पर क्या लगता है बेसिकली इस केस में? चार्ज की डेंसिटी। देखिए चार्ज की डेंसिटी क्या चीज है, तो डेंसिटी हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे मुझे कंपेयर करना है इनमें, ये क्या है? ये ग्रुप है बेटा, मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, राइट। डाउन दी ग्रुप में जा रहा हूं, इन सब में चार्ज का मैग्नीट्यूड तो -1 है, बट 4/3 पाई आर क्यूब हाईएस्ट किसका है? बताइए जरा, 4/3 पाई आर क्यूब हाईएस्ट किसका है? जिसका साइज सबसे बड़ा है, आई का। इसका मतलब आई वाले केस में -1 चार्ज ज्यादा बड़ी चीज पर स्प्रेड हो रहा है। तो डेंसिटी क्या है? चार्ज ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब आई नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, और चार्ज की डेंसिटी कम हो गई इसलिए चार्ज स्टेबल हो गया।
ये इसकी रीजनिंग हम लोग देते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर चार्ज अलग अलग एटम पर है तो आप पीरियड में जाओ तो भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। पीरियड में स्टेबिलिटी लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप में चार्ज की डेंसिटी। ठीक है, तो याद ही रखना यार। अच्छा यार, लेकिन मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि हर लेक्चर ही बड़ा अच्छा जाए। मतलब मैंने कब कंसेप्चुअल नहीं पढ़ाया, मुझे ये नहीं समझ में आया। चलो, आर एस नेगेटिव बेटर, राइट। तो ये अपना हो गया एनायन की स्टेबिलिटी खत्म, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे एसिडिटी में। टाइम हो गया क्या? क्यू इज चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो -1 ही है ना। अब कार्ब एनायन और एसिडिटी रिलेट कैसे होती है, किस तरीके से हम कंपाउंड्स की एसिडिटी को कंपेयर करते हैं, वहां पर एनायन का रोल कैसा रहेगा, क्या एनायन अच्छे से समझने के बाद में एसिडिटी अच्छे से आ सकती है क्या, या कहीं कोई दिक्कत आएगी, जानने के लिए अगला एपिसोड। ठीक है, ओके। आज मैं होमवर्क पोस्ट कर दूंगा। दूसरा अपना जो डिस्कशन वाला लेक्चर होगा उसमें मॉड्यूल का जो होमवर्क आपको अभी तक मिला है और आगे मिल रहा है आज, वो सारा डिस्कस होगा, राइट। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टू बी कंटिन्यूड। बाय बेटा, बाय। स्लाइड शो, स्लाइड शो, अरे स्लाइड शो ले ले भैया। स्लाइड शो बता दूं पीयूष, 2 मिनट।